आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, नोमेनक्लेचर आता है, आइसोमेरिज्म आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करते हैं, बेस बनाते। तो हम आज के वीडियो से क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। नोमेनक्लेचर जो है वो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर फिर भी बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होती है, आइसोमेरिज्म में। तो आज हम आइसोमेरिज्म से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए आइसोमर्स के क्या कैटेगरीज होते हैं। तो पहले हम कैटेगरी समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक एक आइसोमर्स को समझेंगे। तो आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो भी उसके भी दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या फिर इसे और क्या कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या है हमारा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, चेन आइसोमेरिज्म होता है। फिर सेकंड क्या आता है हमारा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर थर्ड है हमारा मेटामेरिज्म। फिर आता है हमारा टॉटोमेरिज्म। देन आता है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के सब कैटेगरीज। अब हमें क्या पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी दो टाइप होता है, एक होता है कन्फिगरेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। तो ये भी क्या है, दो टाइप में है, कन्फिगरेशनल और एक क्या है हमारा, कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल। अब जो कन्फिगरेशनल होता है ना, उसमें भी दो टाइप है। वन इज ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, और अदर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल कह लो या फिर इनैंशियोमेरिज्म कह लो इसे, ऑप्टिकल या फिर इसे क्या कहेंगे, इनैंशियोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल कह लो या फिर इसमें आता है ईजेड या फिर सिन एंटी कह लो, सिन एंटी आता है हमारा। फिर आता है हमारा सिस ट्रांस, इसी के अंडर में सब हमें पढ़ना है। एक्सो एंडो आता है। ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमारा कन्फर्मेशनल में क्या आता है, कन्फर्मेशनल कह लो या फिर इक्लिप्स्ड फॉर्म में, और क्या आता है, स्टैगर्ड फॉर्म। क्या होता है, या फिर स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये हमारा क्या है, आइसोमर की कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन आज हमें क्या करना है, आज हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमें पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करना है। पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, और उसमें भी आज हमें पहले दो टॉपिक्स क्लियर करने, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये सब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोमर्स होते कौन है। तो आइसोमर्स कौन होते हैं, डेफिनेशन वाइज क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि क्या कहना चाहते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब यह आइसोमर के डेफिनेशन को मैं कैसे समझा सकती हूँ, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है, अल्कोहल, दिस इज अ अल्कोहल। और दूसरा अगर मैं लिखूं CH3OCH3, तो ये क्या है, ROR ना, दैट इज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। अब अगर हम देखें तो दोनों का जरा फॉर्मूला देखो क्या बनता है। यहाँ पे कितने कार्बन है, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6, C2H6O। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी क्या है, C2
H6O, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6O, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6O। मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों ही, एक क्या है अल्कोहल है और एक ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है। लेकिन अगर हम फर्दर स्टडी करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत अलग है, एक अल्कोहल है तो दूसरा ईथर है। अब इतना तो पता ही होगा कि अल्कोहल और ईथर की प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ही अलग होती है। ये एक दूसरे के क्या है, एक तरफ से आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिर भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। तो आइसोमर्स का मतलब ही यही है। जैसे कॉमन एग्जांपल अगर कॉमन लाइफ से समझना चाहो तो जैसे मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ, मेरा नाम क्या है नेहा, ठीक है। अब होता क्या है, नेहा जो नाम है ना वो सबसे कॉमन नाम होता है, उसे कहीं भी बोलो, जैसे पब्लिक प्लेस में खड़े होगे अगर नेहा नाम बोलोगे तो कम से कम 2 से 4 नेहा नाम की लड़कियां तो निकल ही जाएंगी। तो अब अगर मान के चलो कि 2 या 3 लड़कियां नेहा नाम की निकलती हैं तो भले ही उनका नाम नेहा है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं होंगी ना भाई। अब नाम सेम रख दे इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो बस आइसोमर्स भी वही होते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एक दूसरे से प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है। तो ये आइसोमर्स का डेफिनेशन है, कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसके फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब हम क्या समझेंगे, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब कब हम किसी कंपाउंड को बोलेंगे कि एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है या फिर पोजीशन आइसोमर्स है, हम उसको समझते हैं। हमने क्या किया, आइसोमर का डेफिनेशन समझ लिया, उसकी कैटेगरी समझ ली। अब हमें आइसोमर्स में सबसे पहला क्या समझना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसमें भी पहला क्या समझना है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म या फिर इसे क्या कह सकते हो, इसे न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। अब देखो चेन आइसोमेरिज्म कौन होता है, सेम वही है, यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट arrangement of carbon chain within the molecule। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो ये चीज तो पहले भी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल। ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा है, बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल, इसे मैं और सिंपलर फॉर्म में बताऊंगी कि हम इसे ये लिख सकते हैं कि दे हैव different number of carbon atom in parent carbon chain। ये जो स्टेटमेंट लिखा था, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल, इसे और सिंपल वे में ये समझ सकते हो, किसी भी एक कंपाउंड का आइसोमर्स को हम कब कहेंगे कि वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है, जब उनके पेरेंट चेन में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर प्रेजेंट होगा तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। एग्जाम्पल में मैं समझाती हूँ। एग्जाम्पल अगर हम पहला ले ले ब्यूटेन। अब हम ब्यूटेन क्यों ले रहे हैं वो भी चीज मैं बता रही हूँ। आज की वीडियो के बाद इतना है कि तुम्हारा चेन और पोजीशन का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। किसी भी कंपाउंड को विद इन फ्यू सेकेंड्स पहचान सकोगे कि वो चेन आइसोमर्स है कि वो एक दूसरे के लिए क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के अगर मुझे आइसोमर्स बनाने हैं तो सबसे सिंपलर फॉर्म ऑफ आइसोमर्स क्या होता है कि सीधा सीधा बना दो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, N ब्यूटेन।
ये कॉमन नेमिंग के हिसाब से हम इसे क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन, ठीक है। ये इसका पहला आइसोमर्स है जो सबसे सिंपलर फॉर्म होता है और सभी कंपाउंड में एक ही एन ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन तो सब बनता ही है। अब अगर मुझे इसी का दूसरा आइसोमर बनाना है तो मैं चार कार्बन के एटम को कैसे डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। तो चार को क्या कर सकते हो, तीन सीधे और एक नीचे यहाँ पे कर सकते हो, CH3 CH3 CH CH3। तो ये इस तरीके से भी तो अरेंज हो सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। ये क्योंकि कॉमन सिस्टम की नेमिंग है ये, आइसो, नियो, एन। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या अभी ये चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, तो हमें पहले देखना होगा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, दे शुड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट कार्बन चेन। जो इनका पेरेंट चेन होगा, जो मेन चेन होगा, उसमें अगर अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम आता है तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। और एक और वर्ड यहाँ पे लिख रही हूं मैं, और should have different substituent attached to parent carbon chain। ये दो बात को बिल्कुल गांठ बांध लो कि कोई कंपाउंड एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कब कहलाएंगे। ये दो पॉइंट बिल्कुल दिमाग में घुस जाना चाहिए कि पहला पॉइंट ये कि उनके पेरेंट कार्बन चेन में जब अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम आया तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि दे शुड हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू पेरेंट कार्बन चेन। अभी मैं पहले पॉइंट से इस बात को समझा रही हूँ, दूसरा वाला पॉइंट आगे के एग्जांपल्स में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पेरेंट चेन कौन सा है, मेन चेन क्या है, यही तो है। और मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4। तो पेरेंट कार्बन चेन में यहाँ पे कितने, 4 एटम है। और यहाँ पे पेरेंट चेन, मेन चेन कंसिडर करना है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। इसके पेरेंट कार्बन चेन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही एटम्स है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, 1 and 2 आर द चेन आइसोमर्स। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स होंगे। समझ आ रहा है। तो चेन आइसोमर्स का यही डेफिनेशन होता है और यही समझने का तरीका है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम पेंटेन बनाएं तो पेंटेन में कौन कौन से कैसे कैसे पेंटेन बना सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्म तो क्या होता है, सिंपल 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा। इसे क्या बोलोगे, CH3 CH2 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 CH3। ये हमारा क्या हो गया, N पेंटेन, ठीक है। दूसरा फॉर्म कैसे बना सकते हैं, 5 कार्बन एटम को। और क्या तरीका है अरेंज करने का, तो क्या कर सकते हो, 4 को सीधे रख दो, एक को सेकंड पोजीशन पे जोड़ दो। मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4। ये CH3 CH CH2 CH3 CH3। ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। एक और तरीका क्या हो सकता है कि 3 को, मतलब 3 कार्बन एटम ऐसे जोड़ दो, एक बीच वाले से, एक ऊपर मिथाइल एक नीचे मिथाइल जोड़ दो। तो ये क्या हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। अब हमें ये बताना है कि क्या ये 3 N आइसो नियोपेंटेन जो हमने बनाए हैं, क्या ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। तो फिर से हम चेक करेंगे। इसका मेन पेरेंट कार्बन चेन ये है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, पेरेंट कार्बन चेन में कितने एटम है, 5, ठीक है। इसका मेन पेरेंट कार्बन चेन देखो, पेरेंट कार्बन चेन का मतलब क्या होता है, मेन चेन, ठीक है। तो मेन चेन इसका कौन सा है, ये वाला हुआ। तो इसमें कितने, 1 2 3 4। तो इसके पेरेंट कार्बन चेन में 4 एटम है। यहां देखो, तो अगर चाहो तो ये पेरेंट कार्बन चेन बना लो या तो फिर ये बना लो। तो इसमें कोई भी बनाओगे तो पेरेंट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 एटम है। तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इसके पास 4 5 है, 4 है, 3 है, तो क्योंकि अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। ये चीज अभी एक एक पॉइंट करके समझोगे
तभी तो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो सब मिक्स में दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि पहचानो कि कौन किसका चेन आइसोमर है, कौन किसका पोजीशन आइसोमर्स है। तो पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी तो पहचान पाओगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे रखा है C6H14 बनाने को बोला है। तो आई होप इतनी बात पूरी समझ आई होगी, तो हम इसे हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो चेन की सीरीज है वो ब्यूटेन से ही क्यों स्टार्ट की है, ये चीज मुझे बतानी है। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चेन आइसोमर्स किसे कहोगे? चेन आइसोमर्स हम उसे कहते हैं जिसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है एक पर्टिकुलर चेन में। जिसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं पेरेंट चेन में, उसी को तो एक दूसरे का चेन आइसोमर्स कह सकते हो। ये बताओ डिफरेंट नंबर एक ही कंपाउंड के अलग अलग नंबर तुमने कैसे क्रिएट किया था? ब्रांचिंग के थ्रू ना। ब्रांचिंग कर पा रहे हो तभी तो नंबर अलग अलग हो रहे हैं, नहीं तो है तो एक ही कंपाउंड ना भाई। अगर हम पेंटेन का बना रहे हैं आइसोमर, तो पेंटेन तो ये तीनों ही है ना, लेकिन हमने इसमें अलग अलग नंबर कैसे क्रिएट किया? थ्रू ब्रांचिंग। तो ये बात याद रखना कि हम चेन आइसोमर्स में अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में कैसे क्रिएट करेंगे? थ्रू ब्रांचिंग। ठीक है, अब ये खुद सोचो ब्रांचिंग के लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम की जरूरत होगी? भाई 4 तो चाहिए ही चाहिए ना। 4 से कम 3 में क्या ही ब्रांचिंग कर लोगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसमें ब्रांचिंग क्या करोगे? इस तरीके से बना दोगे क्या? ये थोड़ी ना हुआ ब्रांचिंग, ये तो सीधा ही है, उसको बस ऐसे करके लिख दिया है। तो क्योंकि हमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम क्रिएट करना है और वो हम करते हैं ब्रांचिंग के थ्रू, तो ब्रांचिंग के लिए यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें फिर भी कितना रिक्वायर्ड होता है? 4 तो चाहिए। इसीलिए हम अपना जो यहाँ पे एल्केन के आइसोमर्स बनाते हैं तो वो हम ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं। तो ये था चेन आइसोमरिज्म का एक्सप्लेनेशन। आई होप समझ आया होगा। अब हम C6H14 का आइसोमर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, C6H14 के आइसोमर्स बनाएंगे, ठीक है। तो C6H14 बनाना है। अब C6H14 को कैसे कैसे बना सकते हो? सबसे पहले तो वही सिंपल 6 के 6 सीधे लगा दो। ये हो गया CH3, CH2, 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 CH3। ये हमारा हो गया N हेक्सेन। ठीक है, ये पहला बन गया। दूसरा क्या बनाओगे? 5 सीधे बना दो। 5 सीधे बना दिया। छठा हमने यहाँ बना दिया। इसे हम क्या बोलेंगे? हेक्सेन कह लो या N हेक्सेन कहोगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? CH3, CH, CH2, CH2, CH3। तो ये क्या हो गया हमारा? इसे अगर नोमेनक्लेचर के IUPAC के हिसाब से करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 मिथाइल पेंटेन। ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड आइसोमर बना है। अब अगर हम देखें तीसरा आइसोमर कैसे बना सकते हैं, यही मिथाइल को हम थर्ड पोजीशन पे लगा सकते हैं। 4, 5 CH3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक, ये इसका हो गया तीसरा आइसोमर। चौथा कैसे बना सकते हो? क्या करो, 4 बना लो, 4 की चेन बना लो। 1, 2, 3, 4 और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब एक और आइसोमर बन सकता है। कैसे? इसको हम 5वें को यहां बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हो गया? 5वां आइसोमर बन गया। अब बच्चे बनाने को क्या कर सकते हैं? और भी आइसोमर्स बना सकते हैं। वो क्या करेंगे? ऐसा कर सकते हैं कि इसी का
क्या कर देंगे, ऐसा ही सीधा चेन बना देंगे और यही वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ से लगा देंगे, बोलेंगे कि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। नहीं, आइसोमर, एक बात याद रख लो, आइसोमर अगर तुम चाहे मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाओ चाहे मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दो, उस टाइम में भी उसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन ही होगा। अगर नाम सेम आ गया तो मतलब क्या है कि वो सेम ही आइसोमर है, उसको 75 बार बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। देख रहे हो सबका नाम क्या है, अलग है, और C6H14 के इतने ही आइसोमर्स बन सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे बना लोगे। तो अब हमें ये पहचानना है कि इसमें कौन एक दूसरे का चेन आइसोमर है, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें एक और चीज पहचानेंगे, कौन एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स भी है। तो उसके लिए पहले हमें पोजिशनल आइसोमर्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो देखो क्या है, पोजीशन आइसोमर्स किसे कहते हैं, किसी कंपाउंड को पोजिशनल आइसोमर्स कब कह सकते। देखो यहाँ पे क्या क्या सेम होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन भी सेम है। तो यहाँ पे क्या अलग होगा भाई, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट, क्या अलग होना चाहिए, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो अब आई होप क्लियर हो चुका होगा कि चेन आइसोमर किसे कहोगे, जब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग होंगे ना, तो उसे क्या कहोगे कि वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स के लिए कैसे पहचानोगे, देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम दो कंपाउंड के अलग अलग हो गए तो वो एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स होते हैं जी। और पोजीशन आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनका कार्बन एटम का नंबर सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बस वो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स कब बन जाएंगे, जब उनके मल्टीपल बॉन्ड्स फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे आ गए, सेकंड से थर्ड पे आ गए, या फिर उनका फंक्शनल ग्रुप पहले फर्स्ट पोजीशन पे लगा था अब जाके सेकंड पोजीशन पे लग गया है, तब हम क्या बोलेंगे, वो एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। अब कैसे पहचानेंगे वो हम इस वाले एग्जांपल में समझेंगे। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले और दूसरे को बताओ वो एक दूसरे की क्या है, चेन की पोजीशन। अब तो बहुत इजी है समझने के लिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो वो क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग है तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में 6 एटम है। यहाँ पे देखो पेरेंट कार्बन चेन में कितने हैं, पेरेंट कार्बन चेन में कितने एटम है, 5। तो इसका मतलब कार्बन एटम में डिफरेंस आ गया, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या है, एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। याद रखना यही तरीका है पहचानने का। अब देखो सेकेंड और थर्ड में देख लो, इसमें कितने थे, 5, इसमें 1 2 3 4 5, ओ यहाँ पे भी क्या है, 5। इसके पास भी पेरेंट कार्बन चेन में 5 ही एटम है, लेकिन इसका मतलब जब एटम सेम हो गए तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है। इसका मतलब क्या बोलोगे, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया, सेम हो गया। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे वैलिड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो मैंने क्या बताया, 3 चीज में से कोई एक चीज का पोजीशन बदलना चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ पे आ रहा है, या तो मल्टीपल बॉन्ड का या फिर फंक्शनल ग्रुप का। अगर हम सेकेंड और थर्ड में देखें तो क्या सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप यहाँ कौन से पोजीशन पे लगा था, सेकेंड पोजीशन पे। यहाँ कौन से पोजीशन पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे। मतलब सब्स्टिट्यूएंट जब मूव करता है ना और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहता है तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। इसका मतलब क्या बोलोगे, सेकेंड एंड थर्ड आर द
पोजीशन आइसोमर्स, सेकेंड एंड थर्ड एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। आज की क्लास के बाद इतना श्योर है कि चेन और पोजीशन आइसोमर्स तो आंख बंद करके भी पहचान सकते हो। अब क्या है हमारा थर्ड और फोर्थ में, देखो थर्ड और फोर्थ में बता। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक कंपाउंड चेन और पोजीशन दोनों नहीं हो सकता। कभी कभी कोई कंपाउंड चेन आइसोमर्स भी शो करता है और पोजिशनल आइसोमर्स भी शो करता है। तो वो कब होगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगी अभी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितना है, 5। यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितना है, पेरेंट कार्बन में कितने चेन है, सॉरी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4। यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में 4 है, 4 कार्बन एटम है। यहाँ पे 5 कार्बन एटम था। इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ आर चेन आइसोमर्स। थर्ड एंड फोर्थ क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, थर्ड एंड फोर्थ जो है एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स है, ठीक है। और अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर करें तो क्या होगा, फोर्थ और फिफ्थ में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पेरेंट कार्बन चेन कितना है, 4 ही है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स तो नहीं होंगे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट उठ के इधर आ चुका है, तो क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदल गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो फोर्थ एंड फिफ्थ एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके आगे भी चेन और पोजीशन आइसोमर्स के बारे में समझेंगे। क्योंकि जो आज हमने चेन और पोजीशन आइसोमर्स पढ़ा था ना, वो एक बेसिक स्टेप था पहचानने का कि कैसे चेन और पोजीशन आइसोमर्स को पहचाना जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो चीज मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।